मतलब मेरे अंदर का एक मैं बना कि यार मैं तो सब करता हूँ, मैं शाना, मैं क्या, ये मेरे को क्या, ये पागल है जो मेरे को समझा रहा है, ये इसने इसकी ऐसी हालत हुई, मेरी हालत नहीं होगी। ट्रेडिंग ऑफ इलीगल ड्रग्स, इस महीने में इस बात पर काफी चर्चा हो चुकी है, काफी दावे हैं और काफी लोगों पर उंगलियां भी उठी। लेकिन क्या आप ये समझ रहे हो कि ये एक बिजनेस है और इस बिजनेस के लिए इंडिया एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर बेस है, एक बहुत ही अच्छा मार्केट है। जाहिर सी बात है कि एक आदमी का तो हाथ होगा नहीं, बहुत ही बड़ी लंबी विदेशों तक हायरार्की होगी। मैं किसी पर दावे नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सोचने वाली बात है। कभी ये सोचा है आपने कि ये जो एडिक्ट है वो ऐसा क्यों करते हैं? चेसिंग, फिक्सिंग, वो तो अनजान रहते हैं कि वो इस बिजनेस को और मजबूत कर रहे हैं। लेकिन वजह क्या है? डिप्रेशन? नहीं, सिर्फ डिप्रेशन इन चीजों की वजह नहीं थी। चलिए थोड़ा कुछ हमारे अतिथियों से जान लेते हैं। ये नशे के अंदर नहीं कंट्रोल किया जा सकता है। हम सोचते बहुत है कि हम कर लेंगे, लेकिन ये नशे के आगे हार हो जाती है। बचाने की कोशिश करते कि यार आज मैं 500 कमाया, मैं 200 का नशा करूँगा, 300 पीछे रखूँगा, और कल अगर मेरी कुछ कमाई नहीं होती तो 300 में खर्चा करूँगा, और कुछ कम पड़ेगा तो मैं जो भी दोस्त है, फ्रेंड है, रिश्तेदार है, वो लोगों से उधार मांगूंगा। एक्चुअली ड्रग्स लेना is only a symptom of a problem, and if you look at it, अगर देखा जाए तो there are many escapes that people use, some of which does not come into the public light. So some people are crazy after sex, some people are crazy after lottery and gambling, so people do many other things also, which actually drugs is now one thing. It is escaping from reality, अपना reality को face ना कर सके। एल्ड्रेड टेलिस, जिनका 30 साल से भी ज्यादा एक्सपीरियंस रह चुका है लोगों को HIV और ड्रग अब्यूज के प्रॉब्लम से निकालते हुए और उनकी साइकोलॉजिकल टेंडेंसी समझते हुए, 1995 21 साल पहले उन्होंने मुंबई में संकल्प रिहेबिलिटेशन ट्रस्ट स्थापित किया, जिसका काम हमेशा चैलेंजिंग था। एडिक्टेड लोगों से कम्युनिकेट करना, उनका ट्रीटमेंट करना और साथ साथ गरीब एडिक्टेड लोगों को काम काज सिखाकर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करना। बोलता है ना अपना ईगो, मुझे अच्छा नहीं लगता था स्कूल में पढ़ने में। माँ बाप ने भी बहुत समझाया कि स्कूल पढ़ो। अगर मैंने अपना चलाया, मैं नहीं पढ़ूँगा। मैं 10 का एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम देने के बाद स्कूल पढ़ाई छोड़ दिया। पापा ने मुझे ड्राइविंग सिखाया, मेहनत की मेरे पीछे। ड्राइविंग करते करते लव मैरिज हो गया। लव मैरिज में पापा मना भी किए, मैंने अपनी मर्जी चलाई, शादी किया, बच्चे हुए। आस्ते आस्ते मैं जब गाड़ी चलाता था तो ड्राइवर के संग मैं ये नशा की डिटेल लिखा, गलत के नशा को। वो पन्नी में उतारता था, मैं उसको देखता था, मैं उसको सवाल भी करता था कि ये क्या चीज़ है। उसने ये कहा ये बहुत खतरनाक चीज़ है, इसे मत पी, और मुझे पिलाना ही होगा तो गया। उसने मुझे एक लाइन उतारा, मुझे जन्नत का सैर कर लिया। उसके बाद मेरा आस्ते आस्ते नशा बढ़ते गया। मेरे घर की परेशानी से, इससे उससे मैं भागने की कोशिश किया, नशा करने की तरफ गया तो सामने वाले ने मेरे हाथ जोड़ा। फिर भी मतलब मेरा ईगो और मेरा घमंड कि नहीं यार, मैंने हर नशा किया, ये भी नशा छोड़ दूँगा, लेकिन नहीं, मैं गलत था। ये नशे ने मुझे जकड़ लिया था, और जो पढ़ाई थी वो भी भूल गया। जो मैं काम करता था ट्रक इंजन का, वो भी भूल गया। आज ऐसा हो गया कि हेल्परी का काम करता हूँ और कुछ धंधा करके गुजारा करता हूँ। स्कूल में जब केजी स्कूल से मैं पहली में गया तो 4 से 5 बार फेल हो गया।
और वहीं से मुझे यानी कि बीड़ी सिगरेट पीने की लत लग गई कुछ दोस्तों के साथ। और मैं चुप चुप के बीड़ी सिगरेट पीता था अपने घर से, मामा के जेब से रात को बीड़ी निकालता था, टॉयलेट में जाके पीता था। और उसी की वजह से वो नशे के बारे में को एक बार मेरे मामा ने पकड़ लिया था, तो मुझे खूब मारा था, मुझे बहुत मारा था उन्होंने मारने के बाद में ऐसा दिल में लगा कि मैं घर छोड़ के भाग गया, लेकिन भागा नहीं था। उसके बाद भी 2 बार मैं फेल हो गया पहली क्लास में। उसके बाद मैंने स्कूल छोड़ दिया और कुछ ऐसे दोस्तों की संगत पकड़ लिया जो लोग गांजा चरस पीते थे, वो लोगों के साथ में मैं गांजा चरस पीने लगा। गांजा चरस पीते पीते मैं इतनी हद तक पहुँच गया यानी कि नशे के लिए मैं कुछ भी करने तैयार था। तो वही चरस पीते पीते धीरे धीरे मैं यानी कि थिएटर लाइन में फिक्स हो गया। कुछ ब्लैक वाले दोस्त लोग मिले जिनके साथ मैं चरस वरस पीता था, तो लोगों के साथ में रह के टिकट विकेट बेचने लगा। तो उसमें अच्छा काफ़ी पैसा कमा लेता था, प्रॉब्लम नहीं होती थी वो पैसे से, लेकिन गलत ही इस्तेमाल होता था पैसे का। मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं था, मैं एक अच्छा ड्राइवर था, मैं पब्लिक बस चलाता था। मेरे डेली का पगार 700, 800, 600 सेल टिकट सेल का हिसाब से था। तो उस टाइम मैं पैसे का अहम रखनी चाहिए, इस तरफ से खर्च कमाता था, एक तरफ में गद्दा का नशे में ये कर दिया। 8वीं तक क्या पढ़ा तो मम्मी बहुत फोर्स करी और मम्मी ने काफ़ी कोशिश की कि मैं पढूं, लेकिन मैं ये नशे की लत लग गया ना। तो और मेरा एक सोच कि पढ़ लिख के मैं क्या करूँगा। ऐसी काफ़ी हमारे देश में तो मतलब पढ़े लिखे अनपढ़ लोग नेता है, कितने प्रोड्यूसर, कितने बिजनेसमैन जिनको पढ़ना नहीं आता, वो इतने बड़े बन गए। मैं भी नहीं पढ़ के मैं भी कोशिश करूँगा, बस इतना पढ़ लिया बहुत हो गया। लेकिन ये नशे के बाद अभी तो मुझे बहुत मुश्किल होता है, कुछ भी ध्यान नहीं, जबकि मैं इसका लॉरी का इंजन का काम भी सीख गया था। आज मुझे कुछ भी नहीं मालूम है इस वजह से। आज हेल्पर ही करता हूँ, कुछ ट्रेन में और फुटपाथ पे रेलवे के कोई धंधा करता हूँ, जब अपना गुजारा चलता है। चेसिंग करते करते मेरा ऐसा हाल हो गया था कि मुझे दिन भर में 100 पूरी भी पीने को मिल जाती थी, मगर मुझे नशा नहीं होता। तो कुछ दोस्त लोग मुझे मिले, बोले यार उसमें तुझे नशा नहीं होता, इंजेक्शन ले, दिखते देख क्या नशा होता है, तो एक बार लेगा तो 24 घंटा एकदम मस्त रहेगा, 24 घंटा तुझे नशा करने की जरूरत नहीं। उनके साथ में मैं इंजेक्शन लेने लग गया, फिक्सिंग करने लग गया। उसके बाद में धीरे धीरे ऐसा हो गया कि मेरा ऐसा कंडीशन हो गया कि सर मैं जगह से उठ के जा नहीं पाता था। पैसा जेब में बहुत रहता था, लेकिन मैं जगह से हिल नहीं पाता था। एक बार मुझे घर पे भी पकड़ लिए, मेरी बीवी ने मुझे पकड़ लिए नशा करते हुए, बोलिए क्या पी रहे हो। मैंने वहाँ भी उसको झूठ बोला, नहीं ऐसे में कोई नशा नहीं है, मेरा दवा चल रहा। सच्चाई मैंने से छुपाया, बहुत छुपाया। उसके बाद जब काम करने का लायक नहीं था तो मैं चोरी करता था कलकत्ता में। किसी के दुकान से चोरी कर लेना, किसी का रास्ते से कोई गाड़ी सामान लेके जा रहा उसको चोरी कर लेना। इसलिए मैं कलकत्ता में एक केस खाया तो मुझे 3 महीना का सजा हो गया। मैं जेल में गया, वहाँ से भी बाहर निकला। उस टाइम समझ लिए मेरा ऑलरेडी छूटने छाटने का, मेरा फैमिली से अलग होने का पूरा बातचीत चल चुका था। फिर भी मेरे बीवी ने मुझे फिर चांस दिया, मैंने फिर भी नहीं सुना। मैं जेल से जिस दिन बाहर हुआ उस दिन फिर करता, उसी दिन मैंने किया। उस टाइम पे तो मुझे कुछ नहीं मालूम था। उस टाइम पे इतना अच्छा लगता था कि जैसे मतलब उस नशा इतना मीठा, इतना चॉइस का। काफ़ी दिन तक के मतलब साल 2 साल तक के तो 2 साल तक के तो कुछ भी नहीं एहसास हुआ, मतलब कुछ तकलीफ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ। लेकिन उसके बाद जब नहीं मिला तो जैसे एक मच्छी पानी की तरह कपड़ा थी, उस तरीके से मैंने कभी ज़िंदगी में चोरी नहीं किया था, चोरी किया। झूठ तो काफ़ी बोला और जिसको धोखा नहीं देना था उसको भी धोखा दिया। पापा के साथ फ्रॉड, मम्मी के साथ, बहन के साथ, भाई के साथ, दोस्त यारों के साथ। मैं अपनी जिम्मेदारी से दूर भागता था। मैं सोचता था कि ये सब कहावत वाली बात है, मेरी फैमिली को या कि मेरा माँ बाप सब मिल जाएगा,
उस वक्त तो मुझे सबने छोड़ दिया था। जब फैमिली से तलाक हो गया, मेरे माँ बाप ने मुझे छोड़ दिया, घर से निकाल दिया, मैं फुटपाथ में हो गया था। और मेरे पास लाइसेंस था, मेरे पास हुनर था, मुझे मेरे घमंड था। उसके बाद जब मैं कलकत्ता छोड़ा तो दिल्ली से गुजरात में ट्रक चलाता था दक्षिण का। मेरा पगार था 16,000 रुपये। ऊपरी आमदनी मेरा बहुत पैसा था, 30 से 35 से 40,000 रुपये महीने को मैं बचा लेता खा पी के। फिर भी मेरा वहाँ भी मैं गाड़ी जब लॉरी चलाता था तो भी मेरा गाड़ी में सब कुछ था। गरज का पूड़ी अलग, चेसर पन्नी अलग, वो मैं रखता था। वहाँ से भी मैं निकाल दिया गया। आदमी एक दारू पी के गाड़ी चला के वो चला सकता है, मगर गरज पी के वो गाड़ी नहीं चला सकता। अगर उधार नहीं दिए तो किसी का कोई चीज़ है, मोबाइल है, वो उठा लूँगा। किसी की अगर नज़रअंदाज है, मोबाइल उठा लूँगा, वो जाके भेज दूँगा। मालूम पड़ गया तो सॉरी, नहीं तो फिर अगर सामने वाला इस पर 2 लापे मार रहा है तो ठीक है, लापा मार ले, या फिर बंद कर रहा है तो बंद हो जाए। मैं एक दूसरे का सिरिंज ऑफर करता था। तो जब मेरा टेस्ट हुआ 2015 में, तो मुझे रिपोर्ट में आया मैं HIV पॉजिटिव हूँ। फिर वहीं से जब मेरी थोड़ा तबीयत खराब हो गई तो फिर मेरे यहाँ निवारा का मैसेज मिला, अपने सर बड़े सर का नेट सर का मैसेज मिला, यहाँ मुझे बुलाया गया। मेरी हालत बहुत ख़राब थी। फिर मेरे यहाँ टेस्टिंग हुआ तो मुझे TB का भी बीमारी थी। तो संकल्प प्राइमरली वी आर डीलिंग विथ हार्म रिडक्शन। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था कि हम HIV का रोकथाम इंजेक्टिंग ड्रग यूजर के साथ करें। लेकिन जितने भी इंजेक्टर लोग आते हैं वो बेसिकली आते हैं कि हम ड्रग से बाहर आ जाए। तो ऑन वन हैंड हमारा प्रोग्राम है कि 1 साल कम से कम OST ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी लेना जरूरी है। HIV का जो रिस्क है, जोखिम है, उससे वो बाहर आ जाए। इंजेक्शन के बदले में ओरल सब्स्टिट्यूशन थेरेपी लेते हैं। इंसान हमेशा गिरकर ही संभलता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है कि उसे सुधारना बहुत ही मुश्किल है। ड्रग एडिक्शन भी कुछ ऐसा ही है। शरीर और दिमाग से इंसान को कमजोर बना देता। हम सोचते हैं कि ये इंसान ही गलत है, कितना भी कहो नशे को छोड़ता ही नहीं। ड्रग एडिक्शन ऐसी चीज है कि खुद चाहो तो भी नहीं छोड़ सकते। जरूरत है उन्हें अपनों की, या फिर ऐसे लोगों की जो उन्हें सही राह पर ले जा सके, जो उन्हें समझा सके। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन तो नहीं। अगर आपकी नहीं सुने तो हमारा ये वीडियो दिखा दीजिए, शायद उनकी सुने जिन पर बीती हो। मैं लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगा सर कि कोई भी आदमी अगर सोच रहा है कि हम इसको कोशिश करें, ट्राई करें, तो ये गलत है। ट्राई मत कीजिए। ट्राई करने के पहले अपने आगे की ज़िंदगी के बारे में सोचिए कि इसके बारे में क्या है। अगर मैं ट्राई करूँगा तो इसकी वजह से मेरे ऊपर कल जो आने वाला है वो क्या हो, बहुत बुरा हो सकता है इसका। इसके लिए मैं ये बोलूँगा कि कोई भी नशा ट्राई करने के पहले 10 बार सोचे और नशे के लिए ट्राई ना करे। कोई अगर अच्छी चीज़ है तो उस पर ट्राई करें। पढ़ाई लिखाई पे हो गया, जैसे अपने कारोबार में, काम धंधे में, इसी के ऊपर ट्राई करें। नशे के लिए ट्राई ना। मैं उन लोग को इतना ही कहना चाहता हूँ कि नशा बहुत ख़राब चीज़ है। नशा ना करे तो अच्छा है। नशा से इंसान बहुत गिर जाता है। मैं खुद गिर गया। आज मुझे इस जगह का मैसेज नहीं मिलता, हमारे सर लोग का मदद नहीं मिलता, तो मैं एकदम मर गया था।